हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल है? मैं आज पढ़ाऊंगा आपको क्लास 10 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस का तीनों जो विषय है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उन तीनों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग कहते रहते हैं सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए, तो सुबह अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है तो सुबह 6 बजे मैं वीडियो डालता हूँ एक टाइम सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो जरूर आप लोग यहाँ पे अटेंड किया करो, ठीक है ना। अगर आप लाइव टाइम नहीं आ पाते तो किसी और टाइम पे वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा सवाल फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। तो आप लोग अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। सवाल सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है बायोलॉजी का। लसिका क्या है, इसके कार्य बताएं। ये जो मैं सवाल बता रहा हूँ ये सारा सवाल 2 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लसिका क्या है, अब देखिए इतना लंबा चौड़ा सा सवाल लिखा हुआ है तो इसको मत 5 नंबर समझिएगा, इस 2 सवाल 1 नंबर मिला हुआ है। लसिका क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। तो आप लसिका क्या है इसके बारे में बता सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ ना, तो इसको आप काट छाट के मेन वर्ड भी आप सेंटेंस बना के अरेंज कर सकते हो। देखिए, लसिका रुधिर के समान एक तरल संयोजी उत्तक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, कि लसिका रुधिर के समान एक तरल संयोजी उत्तक है। यह रंगहीन होता है, इसमें ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो अम्ल, यूरिया, प्रोटीन आदि मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ तक है। इसे प्रोटीन की मात्रा रुधिर की प्रोटीन की मात्रा से 50% कम होती है, यानी कि जो रुधिर में जो होता है मात्रा, उस प्रोटीन क्या होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा रुधिर की प्रोटीन की मात्रा से 50% कम होती है, यानी कि रुधिर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होता है, उससे 50% जो है इसमें कम होती है। इसमें लाल रक्त कणिकाओं का पूर्ण अभाव होता है, यानी कि लसिका में आरबीसी नहीं होता है ना जी। पूर्ण अभाव मतलब पूरी तरीके से लसिका में आरबीसी नहीं रहता है, परंतु इसके प्लाज्मा द्रव में लसिका कणिकाएं तथा ग्रेन्युलोसाइट पाए जाते हैं। इसके प्लाज्मा द्रव में लसिका कणिकाएं तथा ग्रेन्युलोसाइट पाए जाते हैं। हृदय के दबाव एवं कोशिकाओं की पतली भित्ति के कारण रुधिर का प्लाज्मा रिस रिस कर कोशिकाओं से बाहर निकलता है। देखिए, मतलब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इधर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लसिका क्या है, तो आप यहाँ तक अगर लिख देते ना, तो यहाँ तक अगर लिख देते हैं ये सवाल को तो काफी है। इसका उपयोग देखते क्या है, लसिका का उपयोग। लसिका उत्तकों तक भोज्य पदार्थ का संवहन करती है। कहाँ तक? उत्तकों तक भोज्य पदार्थ का संवहन करती है। दूसरा, उत्तकों से उत्सर्जी पदार्थों को एकत्र करती है। क्या करती है? उत्तकों से जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको क्या करते हैं? एकत्र करते हैं। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर की रक्षा करती है। कौन? लसिका। लसिका क्या करती है? हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर की रक्षा करती है। तो शरीर की रक्षा कौन करती है? लसिका करती। कैसे करती? हानिकारक जीवाणु को नष्ट करके। शरीर के घाव भरने में सहायक होती है। दूसरा, पचे वसा का अवशोषण करके शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दिया कि जो वसा जो पच जाता है उसका अवशोषण करता है, और जहां जहां वसा की आवश्यकता पड़ती शरीर में वहां तक क्या होता है? इसको पहुंचा देता है, ठीक है ना। तो ये रहा लसिका के कार्य। तो आई थिंक लसिका कार्य ज्यादा हार्ड नहीं है। लसिका क्या है इसके बारे में आपको यहाँ तक आपको लिख लेना है कम से कम, बाकी इधर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। हाँ, इतना तो लिखना पड़ेगा आपको। देखिए, 2 नंबर का सवाल है तो जो सवाल पूछेगा तो सवाल का जवाब तो फुलफिल आपको देना पड़ेगा ना। एक लाइन में आप तो सवाल का जवाब देंगे तो नहीं काम चलेगा। ये हो गया उसका कार्य। आगे लैंगिक जनन का क्या महत्व है, देखिए। लैंगिक जनन का महत्व है, लैंगिक जनन यहाँ पे आप लिख के डैश दे सकते हैं। लैंगिक जनन का महत्व क्या है? लैंगिक जनन आनुवांशिक विविधता प्रदान कर संतानों के गुणों में विविधता को बढ़ावा देता है। समझ में आया? देखिए, बोलता जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन किसको बोलता है? जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का रिलेशन होता है। तो बोलता है लैंगिक जनन आनुवांशिक विविधता प्रदान कर अपने संतानों में आनुवांशिक विभिन्नताएं जो है प्रदान करता है, और संतान के गुणों में विविधता को बढ़ाता है ना। यानी कि संतान के गुण में भी विविधता चला जाता है, डायवर्सिटी जिसको बोलते हैं। लैंगिक जनन अलग अलग गुणों वाली नई प्रजातियों की उत्पत्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि नहीं? देखो, लैंगिक जनन होने के बाद क्या होता है? अलग अलग गुणों वाली नई प्रजातियों की उत्पत्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आनुवंशिक विविधता बेहतर और उससे भी बेहतर जीवों वाले प्रजातियों के विकास का लगातार नेतृत्व करती है। यानी कि यह जो लैंगिक जनन भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो उससे आने वाला जो टाइम है ना, आने वाला उससे भी अच्छा प्रजाति का विकास का लगातार नेतृत्व करते रहती है। देखते नहीं, बाप अगर बाप अगर मैट्रिक तक पढ़ा तो बेटा ग्रेजुएशन तक पढ़ता है। अच्छा, ये तो छोड़ लो, अगर बाप थोड़ा इंजीनियर है तो बेटा उससे भी ज्यादा बड़ा ऊंचा पोस्ट पे जाता है। तो एक क्या होता है, विकास जो है उसका नेतृत्व करते रहते हैं। लैंगिक जनन के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है थोड़ा सा यहाँ पे, तो इसका लैंग्वेज थोड़ा सा यहाँ पे बनेगा, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा इसका लैंग्वेज थोड़ा सा। सजीवों का मुख्य लक्षण बहुत आसान है जी। गति,
सजीव अपनी आवश्यकता अनुसार गति करती है या चलन करता है। आप प्रचलन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, गति करते चलेगा। श्वसन क्या है? सजीव सांस लेते हैं, हम हर कोई जानते हैं। वृद्धि एवं विकास, सजीवों के शरीर में वृद्धि और विकास होता है कि नहीं होता? सजीवों के शरीर में वृद्धि और विकास होता है। प्रजनन, सजीव जीव प्रजनन द्वारा अपनी प्रजाति को बनाए रखते हैं। तो ये चार, इसके अलावा और भी है, उद्दीपन है ना, श्वसन तो हो गया, वृद्धि है, उद्दीपन हो गया, इसके अलावा एक दूसरा और मिल जाएगा आपको। ओके, तो गति जान लीजिए, गति क्या करता है? श्वसन सांस लेता है, तो आपको ये पॉइंट याद करना है, गति। और गति के बारे में लिख देना है कि सजीव अपनी आवश्यकता के अनुसार, ये तो लिख सकता है सजीव गति करते हैं, सीधा लिख सकते हैं सजीव गति करते हैं। ये तो आवश्यकता के अनुसार, जब आवश्यकता पड़ता है जब, तब जो है गति करते हैं। श्वसन सांस लेते हैं, वृद्धि विकास दोनों एक ही में आ गया। सजीव के शरीर में वृद्धि और विकास जो है होते रहता है, वृद्धि विकास होते रहता है। फिर प्रजनन यहाँ पे आ गया, तो शरीर सजीव अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए क्या करता है? प्रजनन करता है, अपने प्रजाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है। चलिए, तो यहाँ पे इसका इंग्लिश हो गया, इसका इंग्लिश नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में सवाल बहुत अच्छा है, तन्यता किसे कहते हैं? उम्मीद करूंगा कि आपको ये सभी सवाल याद होगा, नहीं याद है तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, याद से नोट कीजिएगा। ओके, तन्यता क्या है? देखिए, धातुओं का वह गुण, तन्यता एक धातु का गुण है, जैसे आघात वर्धन्यता, तन्यता, चालकता, है ना, ये सब क्या धातु का गुण है। तो बोलते हैं धातु का वह गुण है जिसके कारण उसको तार के रूप में बनाया जा सकता है, या तो फिर धातु को पतले पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, है ना। यानी कि तन्यता एक ऐसा गुण है जो धातु को, जिस गुण के कारण जो है धातु को तार भी बनाए जा सकते हैं, या तो पतले पतले पत्थर भी बनाए जा सकते हैं ना, पत्थर भी बनाए जा सकते हैं। तार, तो तार यहाँ पे हो गया कि इस तन्यता का मतलब, तन्यता में डक्टिलिटी, जिसको हम पतले पतले तार के रूप में बना सकते हैं, या तो तार के रूप में खींच के बना सकते हैं। तो ये जो क्षमता है, ये धातु में एक ऐसी क्षमता जिसको हम पतले पतले तार के रूप में ढाल सकते हैं, बना सकते हैं, उसी क्षमता को बोलते हैं तन्यता, ठीक है ना। आपको क्या लिखना? धातु का वह गुण जिसके कारण किसी तार को, किसी तार के रूप में, किसी, हाँ, धातु का वह गुण जिसके कारण उसको, यानी कि धातु को तार के रूप में बना सकते हैं, या तो बोल सकते हैं, तो अब जो बनाए हैं तो बोल सकते हैं धातु को जो पतले तार के रूप में जो बनाए ना, जो खींचे, वो जो क्षमता उसके अंदर है, उसी को बोलते हैं क्या? तन्यता कहते हैं। अब एक एग्जांपल यहाँ पे ले ले, सोना बहुत तन्य धातु है जी, सबसे अधिक तन्य धातु। यहाँ पे बोला गया कि अगर 1 ग्राम सोना लेते हैं तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अमेजिंग है ना, 1 ग्राम सोना, 50 ग्राम सुने हैं ना आप लोग, है ना, 50 ग्राम कितना छोटा होता है यार। 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। ओके, तो इतना ज्यादा मतलब होता है धातु तन्यता। अच्छा, टेंसाइल हो गया, डक्टिलिटी लिख देना, डक्टिलिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी, ठीक है। आगे यहाँ पे इथाइल एल्कोहल ब्यूटेनोन एथेनोइक अम्ल की संरचना सूत्र बनाई, क्या बात है। चलिए, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इथाइल एल्कोहल, तो पहले लेते हैं, पहले इथाइल एल्कोहल है, लिख भी लेते हैं क्या, इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल एल्कोहल का पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि इथाइल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। पहले फार्मूला लिखेंगे तभी ना बना पाएंगे। अब देखो, कार्बन कितना है, 2 पीस है ना, तो कार्बन 2 यहाँ पे लगा दिया, और देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एक इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दिया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये बना क्या, ये बन रहा संरचना सूत्र बन रहा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, यहाँ इधर लग गया हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया। अब क्या बचा, ये बचा ना, तो 5 यहाँ तक हो गया, 5 हो गया, कार्बन 2, 5 हाइड्रोजन। ये देखो, इस कार्बन का भी 4 पूरा होना ना हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, O को लगा देंगे, ऑक्सीजन को लगा देंगे, हो गया। और यहाँ पे हम यही पे कर देंगे H, या OH भी लिख देंगे चलेगा, या तो हम ऐसे भी कर देंगे तो भी चलेगा, और अगर इस बॉन्ड को ना देकर सिर्फ OH लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होना है ना, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, और इस ऑक्सीजन का तो 2 ही बॉन्ड पूरा होना हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल का, ठीक है ना। अब गया ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेनॉन पता कि कीटोन समूह का है कि नहीं, ब्यूटेनॉन, यार तुम साइंस तो लिखा जाओ थोड़ा सा, ताकि बच्चों के पास अच्छा जाएगा ना। इथेनाइल, इसको बेटा के लिखते हैं ना, 1 मिनट, क्या है यहाँ पे, 1 मिनट यार, इथाइल अल्कोहल ना, इथाइल अल्कोहल, ब्यूटेनॉन, चलिए ब्यूटेनॉन, तो पहले ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला लिखते हैं कि ब्यूटेनॉन का
फॉर्मूला क्या होता है। तो ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए कार्बन यहाँ पे इसमें जो होता है ब्यूटेनॉन में कार्बन 1 2 3, मीथेन एथेन ब्यूटेन, तो कार्बन 3 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, कार्बन 3 हो गया, आप इसको लिख सकते हैं, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3, एक इसमें चल जाएगा ना, ब्यूटेन का होता है ना, ब्यूटेन में ही उसको तोड़ के बनाते हैं, तो ब्यूटेन में ओन जोड़ेंगे ब्यूटेनॉन हो जाएगा, तो कार्बन 3 3 6 2 8, 3 6 6 2 8 ये हो गया। और इसमें एक अभी जोड़ेंगे क्या, CO, ठीक है ना, CO तब ना होगा ब्यूटेनॉन, CO होगा। अब इसका हम बनाते हैं, कार्बन कितना पीस है, कार्बन यहाँ पे 3 पीस है, ठीक है ना, इसका संरचना सूत्र बना लेते हैं पे, कार्बन 3 है तो कार्बन यहाँ पे 3, यहाँ पे कार्बन का 3 लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इस जो कीटोन है ना, कीटोन को आप बीच में ला दीजिए तो भी कर सकते हैं, साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन बीच में ज़्यादा अच्छा होता है, बीच में लिख सकते हैं। देखो अब बीच में लिख दिए, अब क्या बचा, कार्बन, कार्बन 3 है ना, 3 कार्बन में डाल दिया, देखो कार्बन 3, सॉरी अच्छा 3 कार्बन ना, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, हाँ ठीक है, तो कार्बन 4 हो गया ना। एक्चुअली ब्यूटेन जो होता है कार्बन का चौथा होता है, 4 होता है, तो देखो 3 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, 4 कार्बन हो गया, 4 कार्बन यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है ना। अब इस कार्बन को कितना चाहिए, देखो इस कार्बन को, इधर वाला कार्बन देखो, इस कार्बन को भी 4 बॉन्ड चाहिए ना, तो 4 बॉन्ड यहाँ पे डालेंगे तो पूरा होगा, यानी कि यहाँ पे हमको हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा, है ना। अब इस कार्बन को दो पूरा हुआ, एक इधर से एक इधर पूरा हो गया, तो एक ऊपर नीचे डालेंगे तो एक हाइड्रोजन इधर से पूरा हो जाएगा, इस कार्बन को भी पूरा हो जाएगा, तो देखो हाइड्रोजन पूरा हुआ, हाइड्रोजन 8 है ना, 3 3 6 2 8 हो गया। अब क्या बचा, अब हमारे पास O बचा ना, O, तो O कितना है, O जो है कार्बन जो है, O जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, क्या होगा, O डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये है आपका ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र रहेगा, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा, ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र है। चलिए आगे तीसरा नंबर सवाल पढ़ लेते हैं। तीसरा क्या है, एथेनोइक अम्ल, तो ये तो आसान है ना, एथेनोइक अम्ल, इसका संरचना सूत्र नॉर्मल होता है, देखिए क्या है, एथेनोइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3, याद होना चाहिए, CH3COOH, ये है फॉर्मूला। चलिए संरचना सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र, तो देखिए कार्बन कितना है, 3 है ना, कार्बन कार्बन 3 है, 3 2 है कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, 2 है कार्बन, तो कार्बन लिखते हैं, कार्बन यहाँ पे लिखते हैं 2, चलो 2 कार्बन यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इधर इधर हमने यहाँ पे डाल दिया, अब इस कार्बन में कितना हो, तो 4 ही पूरा होना ना, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे करके O को लगाते हैं, देखो ये कार्बन हो गया 4 को पूरा, देखो ना कार्बन 3 हुआ पूरा, यहाँ कार्बन देखो, इधर वाला कार्बन 4 पूरा हो गया, 3 1 4, ये कार्बन 3 हुआ, अब एक बॉन्ड यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना, O और H, ये देखो OH दोनों मिलके एक बॉन्ड यहाँ पे लग गया, ठीक है ना, तो एक कार्बन भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया और OH भी हो गया, तो आप बोल सकते हैं ये है क्या, ब्यूटेनॉन का सूत्र है। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं यार, संघनित सूत्र बना सकते हैं, देखो कार्बन यहाँ पे कितना पीस, 3 भी, तो CH3 हो गया, उसके बाद आप सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ यहाँ पे O लगा दो और यहाँ पे क्या कर दो, OH कर दो, ठीक है ना, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया संरचना सूत्र। अब आते हैं बेकिंग पाउडर क्या है, देखिए बेकिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पढ़िए, बेकिंग पाउडर सफेद बारीक पाउडर है, इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र NaCO3 है ना, या NaCO3 होता है। इसका उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए किया जाता है, कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण भी किया जाता है। इतना लिख दीजिए काफ़ी है, हालांकि इसका उपयोग तो बहुत सारा और भी है, तो आई थिंक इसका तो आंसर आपको याद होगा, ओके। लेकिन याद बोलने से नहीं, आपको लिख करके याद करके दिखाना है, लिख करके, ठीक है ना। चलिए प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी 2 कमियां हैं, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा आपने, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा, देखिए यह निश्चित मान की प्रत्यावर्ती वोल्टता उसी मान की दिष्ट वोल्टता की तुलना में अधिक खतरनाक होता है, तो मतलब आप सिंपल से लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होता है, एक ही सेम मान, उसी मान की, मतलब अगर 40 वोल्ट इसमें जा रहा और 40 वोल्ट इसमें जा रहा, तो सबसे खतरनाक कौन रहेगा, प्रत्यावर्ती धारा। तो आप बोल सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो होता है वो दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होता है। दूसरा है, इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता। 2 कमी हो गया ना, ये कमी तो है भी, खतरनाक होता है भाई, करंट लग जाएगा तो चिपका लेगा अपने आप में, प्रत्यावर्ती धारा, है ना। हाँ क्या बोला, उसी वोल्टता के हिसाब से बोला कि उसी वोल्टता की तुलना में अधिक खतरनाक होता है, ठीक है ना।
और इसको जो है विद्युत चुंबक बनाया नहीं जा सकता। एक सवाल और पढ़ते हैं। देखिए, फ्यूज तार के 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 3 है तो मैंने 4 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। फ्यूज तार शीशे एवं टिन का मिश्र धातु बना होता है, ये तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलो एक विशेषता है, इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है ना, एक विशेषता हो गया। अगर पूछे फ्यूज तार किससे बना होता है, टिन और शीशा से बना होता है, ठीक है ना, जिसको सोल्डर बोलते हैं। आगे है, परिपथ में अधिक मान विद्युत धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार क्या होता है, गर्म हो जाता है और पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है कि नहीं। हम लोग फ्यूज किस लिए लगाते हैं घर में, क्योंकि जब अगर परिपथ में ज्यादा वोल्टेज, हाई वोल्टेज धारा प्रवाहित होगा तो फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाएगा और पिघल जाकर क्या होगा, जो पथ होगा, जो रास्ता क्या होगा, टूट जाएगा। इस परिपथों का उपकरणों के अब क्या होता है, इससे उपकरणों की सुरक्षा होती है, ठीक है। चलिए इसका मैं इंग्लिश कर नहीं पाया, सॉरी डियर, इसका इन दोनों का इंग्लिश में नहीं कर पाया, चलो कोई बात नहीं, देख लेना। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा करें। विद्युत धारा की प्रबलता बोले या विद्युत धारा बोले, दोनों का सेम सवाल है, आंसर है किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाले। अब देखो अनुप्रस्थ काट क्या हो गया, अरे कोई चालक है, कोई तार है, ठीक है, मानते कोई तार है, क्या है, तार है। अब इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को, ये काट हो गया है ना, इसको पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता, अब इसको जो पार कर रहा है तो जो विद्युत धारा की जो प्रबलता होगा ना, उसमें बोलता कि पार काट से, अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक इकाई समय में प्रवाहित आवेश, यानी कि हर एक इकाई समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, विद्युत धारा बोलते हैं। सिंपल से बोल सकते हैं कि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा है ना, प्रति एकांक आवेश में प्रवाहित विद्युत आवेश का, प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम है, यानी कि I बराबर क्या है, Q/T, यही ना होता है जी। आप इसको बोल सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है कि प्रति एकांक समय में आवेश, प्रति एकांक समय मतलब यहाँ पे क्या, समय का लिख देना, प्रति एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो यही है क्या, विद्युत धारा की प्रबलता। विद्युत धारा बोले या विद्युत धारा प्रबलता बोले, दोनों सेम होगा। तो हमारा 9 सवाल क्लियर हो गया, आई थिंक कि आपको याद भी होगा। तो पहले तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सवाल कितना याद था, और मैं तो आप सबको बोलूंगा ये आपके लिए होमवर्क है कि इन सभी सवालों को अपनी कॉपी में एक बार लिखो बैठ करके, क्योंकि लिखिएगा ना तो आपको याद होगा, है ना। तो मुझे कमेंट करके बताना किसने किसने लिखना है, किसने किसने नहीं लिखना है, ओके, और कितना याद था मुझे बताना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके बाय।